हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आपको डबल स्क्रीन दिख रही होगी, आपका सिंगल ही स्क्रीन होगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी नई मैगजीन आई है आई दृष्टि की, ये करंट अफेयर की, ये किस प्रकार से मैं करवाने वाला हूँ। देखिए, जो आई दृष्टि मैगजीन आई है, ये आपका थ्योरी के पार्ट में होता है और आगे वन लाइनर के फॉर्म में दिया रहता है। तो इन सब ना मैं थ्योरी के फॉर्म में करवाऊँगा, ना मैं वन लाइनर के फॉर्म में करवाऊँगा। मैं हमेशा की तरह जैसे आपका करवाते आ रहा हूँ, एमसीक्यू के फॉर्म में करवाऊँगा, जो कि आपके पेपर में मतलब जो भी आपकी तैयारी करते हैं इसकी आय दृष्टि की, ये कोई नहीं करवाता है। ये एमसीक्यू के फॉर्म में मेरे ही चैनल पर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिलता है। तो मैं आपको ये मैगजीन है, पूरा मैगजीन मैं आपको 20 तक ख़त्म कर दूंगा, मतलब 20 जुलाई तक ख़त्म कर दूंगा। और साथ में आपको क्या दूंगा, साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जैसे आपका ये दिख रहा होगा। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है जैसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। अब यहाँ पर क्या है, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार में है, ये आपका एमसीक्यू के फॉर्म में है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, चाहे आपका वन लाइनर हो, चाहे आपका थ्योरी का पार्ट हो, सब कुछ मैं एमसीक्यू के फॉर्म में करवाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो जो लोग नए होंगे वो तो वो मतलब उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पुराने बच्चे समझते होंगे। तो जब भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ, जैसे अब आपका डेली लगभग एक लेक्चर तो आ ही जाएगा। आज पूरा जो नेशनल वाला करंट अफेयर है, यहाँ राष्ट्रीय वाला करंट अफेयर है, लगभग 160 क्वेश्चन है। इन 160 क्वेश्चन को पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। और आपको किस प्रकार से इसको लेना है, एक टेस्ट के फॉर्म में लेना है। अगर आपके पास मैगजीन है तो एक बार मैगजीन को पढ़ लिया करिए, ओवरव्यू ऐसे ऊपर से पढ़ लिया करिए। इसके बाद जब मैं आपको ये एमसीक्यू के फॉर्म में करवाऊँ, तो आप एक सोचिए कि मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा कितना सही हो जा रहा है। लगभग 150-60 जितने भी क्वेश्चन, उसमें देखिए कि आपका 100% प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरे साथ करिए। और 20 तक मैं पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपका एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। और इसको 20 से 26 तक आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पीडीएफ होगा तो एक बार ओपन करेंगे, सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि दो ही वर्ड है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन जब आपका ये थ्योरी वाला पार्ट आएगा, ठीक है, जो थ्योरी वाला नेशनल इंटरनेशनल ये सब जो थ्योरी का पार्ट आता है, उसमें जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और नीचे एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। जैसे आप घटना चक्र की जो जीएस की बुक होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी होती है, तो देखते हैं नीचे आपका बॉक्स में क्या दिया रहता है, ये दिया रहता है, आपका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ऐसे ही जब आपका थ्योरी वाला पार्ट करवाऊंगा, वन लाइनर ख़त्म हो जाएगा, 2 ही 3 दिन चलेगा, इसके बाद वन लाइनर ख़त्म ही हो जाएगा। तो आपको नीचे आपको क्या मिलेगा, ये एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम लिंक पर मिलेगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहीं पर जाकर सभी पीडीएफ डाउनलोड किया करिए और एक बार वीडियो ज़रूर देखा करिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जाती हैं। चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ पूरा ये आपका आय दृष्टि। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे, क्योंकि लगभग 10 बजे वीडियो आएगी। जैसे ही वीडियो आए आप क्या करें, उसको पूरी तरह से एक बार ख़त्म कर दें, खुद टेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा यहाँ पर। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, हाँ, इसको टेस्ट के फॉर्म में ज़रूर लीजिएगा आप। करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। हाँ, और सभी कुछ क्या होगा, बाइलिंगुअल में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बाइलिंगुअल में दिया गया है, टू ग्रेट स्पिरिचुअल एंड मोरल लीडर्स जो हैं
हुज हिस्टोरिक डायलॉग सेंचुरी वाज इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन न्यू दिल्ली। तो बताना है ये जो शताब्दी समारोह हुआ है, ये शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये किन दो महानतम आध्यात्मिक नेता हैं। तो ये कौन से दो महानतम आध्यात्मिक नेता हैं आपको बताना है। तो ये कौन है, ये श्री नारायण गुरु हैं और महात्मा गांधी हैं। कौन है, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी हैं। तो ये आपका बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 2025 को किस स्थान पर हुई। जो जो ये दो महानतम आध्यात्मिक नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्ता हुई, वार्तालाप के शताब्दी समारोह का ये कहाँ पर हुआ ये बताना है। ठीक है, तो ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को हुआ। कब हुआ, 12 मार्च 1925 को हुआ। किस स्थान पे हुआ ये बताना है। तो ये किस स्थान पर हुआ है, ये हुआ है शिवगिरी मठ। ये शिवगिरी मठ तिरुवनंतपुरम केरल में, केरल का जो स्थान एक जिला है तिरुवनंतपुरम, वहीं पर हुआ। तो शिवगिरी मठ केरल। तो ये दो क्वेश्चन आपको पता चल गया कि दो जो आध्यात्मिक नेता थे और एक नैतिक नेता थे, जैसे श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच क्या हुआ था, वार्तालाप हुई थी। कब हुआ था, 12 मार्च 1925 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, शिवगिरी मठ तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन मतलब उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है नेक्स्ट हमारा। ये देखिए क्या करा। अब देखिए गांधी जी थे, महान थे, कोई भी वार्ता करेंगे तो वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर लिया करिए। अब यहाँ पर देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन करें। जून 2025 तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये वर्ड याद रख लेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है देश में। तो वो कौन है, देखिए हर जगह मतलब बहुत से ऐसे स्कीम हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश टॉप पर है, लेकिन यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये याद रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कौन टॉप पे है, बिहार टॉप पे है। तो याद रख लेंगे कौन सा, बिहार टॉप पे है। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हर एक चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, मैं तो आप चाहता तो ABCD करके आगे बढ़ जाता, इसमें 20-30 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म कर देता 160, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। पहला है, जब भी कभी यहाँ याद रखेंगे पहला वर्ड आ जाए तो वो क्वेश्चन अपने आप 3 स्टार का हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट होता है तो वो कितने, 5 स्टार का हो जाता है। तो पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया। तो पहला अंडर वाटर म्यूजियम, ये कहाँ पर, म्यूजियम जो है वो पानी के अंदर है, मतलब ये पानी है, इसी के अंदर म्यूजियम है, वो स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और ये कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में कृत्रिम कोरल रीफ भी है और अंडर वाटर म्यूजियम भी है। तो 2 चीज़ें याद रख लेंगे, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या करा, करें चिनाब नदी पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके PCS पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर कह रहा है कि चिनाब नदी पर, तो ये वर्ड याद रखिएगा, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है, जिसे PM मोदी ने हाल ही में क्या किया, इनोग्रेट किया। अब देखिए यहाँ पर यही आ गया। ठीक है, चिनाब नदी ही आ गया, यहाँ इतना होना चाहिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है जिसे PM मोदी जी ने क्या किया, उद्घाटित किया। तो वो किस नदी पर है, तो ये चिनाब ब्रिज है। वो कौन सा है ब्रिज है, चिनाब ब्रिज है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा, करें कौन सा प्रमुख रेल लिंक PM मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। कौन सा रेल लिंक है जो PM मोदी के द्वारा ये राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो कौन सा है, तो ये याद रख लेंगे, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक।
ठीक है, इसके किसके द्वारा, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को पीएम मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीएम मोदी ने कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो कौन सी दो वंदे भारत एक्सप्रेस को, तो ये याद रख लेंगे, एक आपका श्रीनगर कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। तो ये याद रखिएगा, श्रीनगर कटरा और कटरा से श्रीनगर, मतलब क्या है, कटरा से श्रीनगर जाएगा और फिर श्रीनगर से क्या होगा, वो कटरा आएगा। देखिए आप जब वैष्णो माता जाते होंगे तो वहाँ पर जहाँ कटरा जाते होंगे, कटरा में क्या है, कटरा में वहीं माता जी की चढ़ाई है, तो वहाँ चढ़ाई कर लेते हैं। फिर जब चढ़ाई वढ़ाई करके आते हैं नीचे, फिर मतलब दूसरे दिन आते हैं, क्योंकि लंबा रूट पड़ता है, लगभग 14 किलोमीटर से एबव पड़ता है। ठीक है, तो वो 14 किलोमीटर जाना 14 किलोमीटर आना सब मिला के 30 किलोमीटर हो ही जाता है ऊपर कटरा से ऊपर जाने के लिए। फिर जब नीचे लोग कटरा में आते हैं तो यहीं पर वंदे भारत ट्रेन पकड़ सकते हैं, कहें क्योंकि मोदी जी द्वारा दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, तो कौन सा, एक श्रीनगर से कटरा जाएगी, मतलब कटरा में जैसे पूजा करके आइए, कटरा में बैठिए और श्रीनगर चले जाइए, फिर श्रीनगर से कटरा आ जाइए। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, श्रीनगर से कटरा के बीच में ये चलाई गई है। चलते हैं देखते हैं, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है जिसका उद्घाटन किसने किया, तो जिसका उद्घाटन किसने किया, ये पीएम मोदी जी ने किया, केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन। तो ये कौन सा है, तो ये अंजी ब्रिज है, याद रख लेंगे कौन सा ब्रिज है, ये अंजी ब्रिज है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हाल ही में भारत की किन दो आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया। भारत की कौन सी दो आर्द्र भूमियाँ हैं जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया, 4 जून 2025 की ये बात है। ठीक है, तो ये रामसर साइट में कौन सी दो हैं जिनको शामिल किया गया, तो वो कौन से हैं, खीचन है, तो वो ये याद रखिए खीचन। अब पूछेंगे ये खीचन है कहाँ, तो ये खीचन आपका खीचन फलोदी। ठीक है, और कौन सा है, मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पर है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो खीचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कहाँ पे पड़ता है, वो राजस्थान उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, भारत की किन दो आर्द्रभूमि, एक खीचन है एक मेनार, ये दोनों याद रखेंगे, खीचन और मेनार। देखते हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पौलो सियोस ने भारत की यात्रा की। एट द इनविटेशन ऑफ पीएम मोदी द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री सेंटियागो पीना प्लास्को विजिट इंडिया। तो कहाँ की वो हैं, तो वो कहाँ के हैं, तो ये याद रखिएगा परवगे। परवगे कौन सी कंट्री है, तो परवगे आपकी दक्षिण अमेरिका की कंट्री है एक। यहीं की जो राष्ट्रपति हैं, कौन राष्ट्रपति हैं, सेंटियागो पेना प्लासियोस, सेंटियागो पेना प्लासियोस, याद रखिए, पास से परग्वे पास से पेना। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्होंने 2 से 4 जून की 2025 को ये भारत की यात्रा की है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, भारत किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल हेतु चुना गया। अब देखिए भारत इस संगठन के लिए 2026 से 28 के लिए चुना गया, मतलब भारत ही सर्वे सर्वा होगा, अध्यक्ष बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये कौन सा आपका ये है संगठन है, तो ये कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2026 से 28 टर्म होगा, भारत होगा इसका हेड। ठीक है, तो वो कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, UNECOS। ठीक है, तो याद रख लेंगे UNECOS। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, करें IICA का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है। अगर जो लोग पढ़े, देखिए इसीलिए जब भी आई दृष्टि आती है मैं तुरंत नहीं लाता हूँ। क्यों नहीं लाता तुरंत, क्यों नहीं, इसलिए नहीं लाता कि ताकि आपको थोड़ा सा तो समय मिल जाए पढ़ने के लिए, ताकि आप सब इसको एक वे पेपर की भांति ले सके कि हमारा एक टेस्ट चल रहा है कि हमारा कितना तैयार है। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो वीडियो पॉज करके पहले एक बार देख लीजिए,
मैगजीन, ठीक है। अगर जिनके पास मैगजीन ना हो वो पूरी तरह से देख लें, ठीक है, उनका तब भी तैयार हो जाएगा, और जो देख लेंगे तो उनका एक टेस्ट हो जाएगा। तो चाहे जैसे पहले देख ही लीजिए, इसके बाद में टेस्ट कर लीजिएगा, जब PDF दूंगा तब टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए ज़रूर आप, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कहाँ मैंने क्या क्या बताया था। तो यहाँ पर देखिए, ICCA का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये IICA, ठीक है। तो ये बताइए कहाँ पर IICA, ठीक है, इसका क्षेत्रीय परिषद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, जिसका नाम होता है, क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, ये न्यू शिलोंग मेघालय में स्थापित किया जा रहा है। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है। पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है, ये बताना है। तो ये कहाँ से, अभी हमने बताया था कटरा, कटरा कहाँ है, तो वैष्णो माता का जो मंदिर है उसके नीचे आएंगे तो वही कटरा पड़ता है, जहाँ पर मार्केट लगती है, ठीक है। तो वहाँ से बांद्रा के बीच में, कटरा से कहाँ पे पड़ेगा, तो कटरा से बांद्रा के बीच में, बांद्रा कहाँ पड़ता है, तो बांद्रा मुंबई में पड़ता है। तो यहीं पर कटरा से बांद्रा के बीच क्या किया गया है, अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन दो स्थानों के बीच चले। पहली है तो 3 स्टार लगाइएगा, ठीक है। तो क्या है, चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चलाई जाएगी, कटरा से बांद्रा। और वंदे भारत हमने कहाँ कहा था, वंदे भारत हमने कहा था कि कटरा से श्रीनगर के बीच चलाया जा रहा है, ठीक है। दो रामसर साइट कौन से हैं, तो खीचन और मेनार याद रख लेंगे। खीचन और मेनार जो दो आर्द्र भूमि अभी क्या है, शामिल किया गया है, ये रिवीजन है आपका, ठीक है। और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन सा है, तो चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में प्रथम स्थान कौन, देखिए आयुष्मान भारत नहीं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कौन सा स्टेट टॉप पर है, बिहार है, याद रख लेंगे। अंडर वाटर म्यूजियम हमने कहाँ बताया था, तो अंडर वाटर म्यूजियम हमने महाराष्ट्र बताया था, ठीक है। कृत्रिम को आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ बताया था, महाराष्ट्र बताया था। तो ये कटरा से बांद्रा, ऐसे हम रिवीजन भी करवाते चलेंगे ताकि क्या हो, आपका याद हो जाए, ठीक है। जैसे ही एक मतलब ऐसे आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन दिया ना, ऐसे ऐसे उसी बुक में ऐसा है, जैसे ये वाला ख़त्म होगा पूरा रिवीजन करवा देंगे, फिर ये वाला ख़त्म होगा ये पूरा रिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये वाला बताइए। 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे, क्या कह रहे हैं, मैड मिलियन डे पर किस भारतीय कंपनी ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो बताइए किस भारतीय कंपनी ने मैड मिलियन डे, तो ये किसने बनाया है, LIC, सबसे बड़ी भारत की कंपनी मानी जाती है ये पब्लिक सेक्टर की। तो ये याद रख लेंगे, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो LIC ने बनाया, ठीक है। ये कौन सा रिकॉर्ड है, तो देखें ये भी क्वेश्चन दिया गया है, LIC ने किस रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये कौन सा रिकॉर्ड था, तो ये बताया गया था कि एक ही दिन में सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियाँ जारी करना, एक ही दिन में सबसे ज़्यादा जीवन बीमा पॉलिसियाँ की संख्या, मतलब जारी किया गया, लगभग कितना जीवन बीमा पॉलिसियाँ जारी की गई, 5,88,107 पॉलिसियाँ जारी किया गया, कितना, एक दिन में पॉलिसियाँ 5,88,107, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब कह रहे हैं संशोधित शक्ति, देखिए शक्ति नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, शक्ति नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, ये बताना है। तो ये किसको सौंपी गई है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है, और सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, इसको सौंपी गई है शक्ति, संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल AI आधारित LLM क्या है, ठीक है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, जिसको LLM क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, का क्या नाम है। पहले स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित
एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भारत जेन, याद रख लेंगे, उसका नाम भारत जेन है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बताइए प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ये कहाँ पर किया गया? तो अहिल्याबाई कहाँ से रिलेटेड? भोपाल से, तो याद रखेंगे ये भोपाल मध्य प्रदेश से संबोधित किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कहाँ से? ये भोपाल मध्य प्रदेश। तो 31 मई की बात है, ये याद रख लेंगे। नहीं देखते हैं, करें लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती वर्ष 2025 में मनाई गई? तो याद रखेंगे कौन सी। तो देखिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि 300वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 300वीं जयंती जब मनाई गई, इसीलिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट किस लिए हो जाता है? क्योंकि ये 300 जयंती मनाई गई, किसकी? अहिल्याबाई होलकर की। ठीक है, तो 300वीं जयंती ये याद रख लेंगे मनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा, प्रधानमंत्री ने किस ताप विद्युत परियोजना की पहली 660 मेगावाट इकाई का उद्घाटन किया? किस ताप विद्युत परियोजना का 660, याद रखें कितना, 660 मेगावाट इकाई का शुभारंभ किया? तो ये कौन सा होता है? ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है। तो ये याद रखेंगे कौन सा? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये है। ये कहाँ पर है? घाटमपुर, तो कानपुर नगर में स्थित है घाटमपुर। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, कहाँ पर है? तो ये कानपुर नगर में स्थित है, ये याद रखेंगे कानपुर नगर में। कह रहे हैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का, तो इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। याद रख लेंगे, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हु इनोग्रेटेड द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित की गई? अब ये नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? ये भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो याद रख लेंगे भारत मंडपम नई दिल्ली में ये आयोजित की गई। गुवाहाटी, शिलांग, ईटानगर मत लगाइएगा क्योंकि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट है, ये पूरे देश के लेवल पर है। और ये कहाँ पर? ये आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी, देखिए कभी कभी मैं 2 बार पढ़ देता हूं, इसलिए ताकि कई लोग जो हैं बच्चे वो क्या करते हैं, काम करते रहते हैं और कुछ सुनते रहते हैं, ऐसा आप भी सुना करिए। तो अगर एक बार ना सुन पाएँ 2 बार सुन लें। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है, इनको बताना है। तो कौन से बनी है? ये गीता समूता बनी है। तो इनका याद रख लेंगे नाम, गीता समूता, समोसा मत याद रखिए, गीता समूता। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ अधिकारी गीता समूता। अब ये देखिए, कह रहे हैं कि कोंकण रेल कारपोरेशन का भारतीय रेलवे में विलय मंजूर करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो ये भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दिया है, किसने दिया है? महाराष्ट्र ने दिया है। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। तो राज्य ने गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेलवे के साथ क्या किया गया है? विलय कर दिया गया, मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी की है? ठीक है, तो अधिकतम इतने मतदाता आ ही सकते हैं, मतलब बाद में आएंगे, लेकिन अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी की है ये बताना है। तो 1500 से घटाकर 1200 किया है, ये याद रख लेंगे। किसने? चुनाव आयोग ने। तो पहले मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाता पहले कितना 1500 हो सकते थे, लेकिन अब 1200। करें नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की अध्यक्षता किसने किया? नीति आयोग की 10वीं शासी, ठीक है, हु चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग ऑफ नीति आयोग, किसने चेयर किया था?
तो किसने चेयर किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया था। ठीक है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, करें 10वां शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? बताइए ये क्या था? जो अभी बैठक हुआ था उसका थीम पूछ रहे हैं, उसका विषय पूछ रहे हैं क्या है? तो उसका विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। ठीक है। तो विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य इसका विषय था। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला। Which Indian state became the first to be declared fully functionally literate? तो याद रखिएगा, फुली फंक्शनली लिटरेट कौन सा राज्य ऐसा है जो बन गया है? ठीक है। तो कौन सा बना है? तो ये मिजोरम बना है। तो मिजोरम क्या बना है? फुली फंक्शनली लिटरेट वर्ड बन गया, मतलब ये वर्ड याद रखिएगा, ये मिजोरम बना है। तो मिजोरम आपका कौन है? ये आपका ये आपका मणिपुर ऊपर रहता है और मिजोरम नीचे रहता है, ये याद रख लेंगे। हमेशा मणिपुर ये ऊपर रहेगा, मिजोरम नीचे रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम आता है। यहाँ पर देखते हैं मई 2025 में किन 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्ना का दर्जा मिला है? मतलब किनको कहा दिया गया है कि अब ये मिनी रत्ना के दर्जा के हकदार बन गए हैं? तो वो कौन कौन से हैं जो श्रेणी फर्स्ट के मिनी रत्ना का दर्जा मिला है? तो वो कौन से हैं? तो याद रख लेंगे, म्यूनेंस इंडिया लिमिटेड, MIL। कहीं है MIL? हाँ, MIL, म्यूनेंस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा कौन सा है? आर्म व्हील निगम लिमिटेड, आर्म व्हील निगम लिमिटेड, ये याद, व्हीकल्स निगम लिमिटेड, IOL। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, IOL, इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड, इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड है, ये मिनी रत्ना का दर्जा मिल गया। MIL, AVN, LOIL, IOL, इन तीनों को याद कर लेंगे। करें भारत का पहला जिला जिसने दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा किया है, वह कौन सा है? मतलब भारत का कौन सा जिला है जो दिन के समय, जो जैसे दिन के समय लोगों को अगर बिजली की ज़रूरत है तो वो कौन, जो ये सरकार है वो क्या कर रही है? वो पूरा दिन के समय, ये ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना है ऐसे दमनदीव ये सबसे रिलेटेड, तो क्या है, वो सौर ऊर्जा से ही दे रहे हैं। ठीक है, मतलब उसमें आप सौर ऊर्जा इतना ज़्यादा लगवाए होंगे तो चलाते रहिए लोग। ठीक है, तो याद रखिए भारत का पहला जिला जिसने दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा किया हुआ कौन सा है? तो ये दीव है, दीव याद रखेंगे। ठीक है, दीव। अब देखिए, मार्च 2025 में जारी नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई? कहाँ पर सबसे? बिहार मत लगाइएगा, कहने कहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई गई हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में। कितना डॉल्फिन पाई गई है? तो 2397 इतनी डॉल्फिन पाई गई हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये डॉल्फिन इतने, देखिए अब देखिए दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन से हैं? तो दूसरे स्थान पर आपका बिहार पड़ता है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल पड़ता है। ठीक है, तो बिहार में कितना सब डॉल्फिन है? तो ये बिहार में 2220 डॉल्फिन पाई जा गई हैं। और ये पश्चिम बंगाल में कितना है? तो पश्चिम बंगाल में 815 है। उत्तर प्रदेश में 2397 है। मतलब बिहार उत्तर प्रदेश ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, नदी डॉल्फिन के अनुसार दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से हैं? तो नदी डॉल्फिन के यार बिहार दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे है। 2220 815 यहाँ याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? बताइए ये किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है ये? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने लॉन्च किया है CCU टेस्टेड क्लस्टर फॉर द सीमेंट सेक्टर ऑन द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। कह रहे हैं कि भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? भारत में जो स्वतंत्र परिषद स्थापित करेंगे, परिसर स्थापित करना है,
वो पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा। ठीक है, तो ये कौन होगा, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भारत में क्या करेंगे, स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित होगा। कह रहे हैं ये होगा कहाँ स्थित, मतलब कहाँ स्थित है, मतलब ये इलिनोइस टेक परिसर का मुख्य परिसर, मतलब जैसे मैं कहूँ कि एप्पल का एक जो मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ भी बनेगा। कहाँ पे बनेगा, मान लीजिए गुड़गांव में बनेगा या नोएडा में बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका मुख्य जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये तो आपका अमेरिका में पड़ता है। तो यही इसमें भी कहा गया है, इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ होगा। तो इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ होगा, कहाँ है, कहाँ होगा नहीं, कहाँ है। तो ये कहाँ पर है ये याद रख लेंगे, ये आपका शिकागो यूएसए में है। तो शिकागो यूएसए में है। अभी यहाँ कंफर्म नहीं है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ ज़मीन मिल जाएगी वहाँ स्थापित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। करें 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। कब से कब चलाया गया, तो ये 21 अप्रैल से ये 11 मई के बीच में चलाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर, मतलब क्या है, ये आपका छत्तीसगढ़ होगा और ये तेलंगाना इस साइड में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी सीमा पर आपका ये नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, तो हाँ ये बताना है कौन सा नक्सल विरोधी। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम से याद रख लेंगे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है, उसी से याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान के तहत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये देखते हैं, कह रहे हैं मई 2025 में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया। तो ये बिहार सरकार ने कहा कि अब गया नहीं रहेगा, गया जी नाम कर दिया जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब बिहार सरकार ने कहा कि अब गया जी हम रखेंगे उसका नाम, उसमें जी लगा देंगे, थोड़ा सा ये आपका उनसे रिस्पेक्ट देना है। गया पहले बोल देते ना, अब गया जी लगाएंगे तो आपका रिस्पेक्ट हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, मतलब याद करने का बता दे रहा हूँ, ऐसे याद कर लीजिएगा। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया। पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है ये बताना है। तो ये किसने लॉन्च किया है, अडानी इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। किसने, अडानी इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। अब यहाँ देखें, करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया। तो ये बताइए, अभी क्या किया गया था, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया ये बताना है। तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मतलब क्या है, जो वो ट्रक होगा वो ट्रक किससे चलेगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगा। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में ये बताया गया। ठीक है, अब देखिए, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस, कह रहे हैं आयुर्वेद दिवस अब मनाया जाएगा। तो कौन सा ये तिथि होगा ये बताइए, कौन सी तिथि होगी। ठीक है, हमेशा खुद भी करने की कोशिश किया करिए ताकि आपका ये टेस्ट भी हो जाए। तो ये कौन सा है, 23 नवंबर को, 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को क्या किया गया है, प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे किस तिथि को, आयुर्वेद दिवस। तो इंडिया ऑफिशियली डिजिग्नेटेड आयुर्वेदा डे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला भिक्षा वित्त मुक्त शहर कौन सा है। मतलब जो इंडिया फर्स्ट बेगरिंग फ्री सिटी, तो मतलब बेगर्स नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, जो भीख मांगते हैं, अब वहाँ पर कोई भी जो बेगर्स होगा वो भीख नहीं मांगेगा। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा शहर है, तो ये जो सबसे स्वच्छ शहर का टैग लेके घूमता है
वही है, तो ये इंदौर है। तो याद रख लेंगे, यहाँ पर सफाई कर दिया गया, ऐसा कि बेगर इसकी सफाई कर दिया गया, तो ये भी आपका सफाई से याद हो जाएगा। ये कौन सा शहर है? ये इंदौर सिटी है, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, नोएडा में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी है? तो कहाँ पर सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित किया गया है? तो ये आपका ये नोएडा में, ठीक है। तो ये 14 मई को, तो 14 मई 2025 को ये याद रख लेंगे, नोएडा में इस इकाई की जो अपनी तरफ से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये 6ठी इकाई होगी। याद रख लेंगे, देखिए 14 मई को, 14 मई 2025 को, तो 14 मई, अच्छा दो दो आंसर हो जाएगा, तो कोई भी लगा दीजिए, 14 मई 2025 को, ठीक है। ये 6ठी मतलब जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत ये 6ठा ये आपका ये क्या हो, सेमीकंडक्टर इकाई होगी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर कौन सी यूनिट होगी? 6ठी यूनिट होगी, 6 यूनिट, 6वीं। चलते हैं, 14 मई 2025 को मंजूरी दी गई। नोएडा की सेमीकंडक्टर इकाई किसका संयुक्त उद्यम है? करें, ये किसका संयुक्त उद्यम है? तो ये क्या है, तो सेमीकंडक्टर इकाई ये क्या है? HCL का और फॉक्सकॉन का। तो याद रखिएगा, फॉक्सकॉन का और HCL का, इन्हीं का एक संयुक्त उद्यम है, HCL एंड फॉक्सकॉन। करें, भारत में मातृ मृत्यु दर MMR 2020-22 की अवधि कितनी रही है? तो मातृ मृत्यु दर ये बताना है कि जो अभी 2020 और 22 के अनुसार ये बताना, ठीक है। तो कितना है? 88। या ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, जो रिसेंट का डाटा आता है वही पूछ लेते हैं। 28 प्रति लाख जीवित जन्मों पर, ठीक है, तो मतलब वो सारे 28 नहीं, 88, ठीक है। तो भारत में मातृ मृत्यु दर MMR 2020-22 की अवधि में कितनी रही? 88 रही, 88 रही, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के GNFCC नेटवर्क में हाल ही में कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो ये कौन सा शहर शामिल हुआ है इसमें, ये बताना है। तो ये कौन सा शहर शामिल हुआ है? ये कोझिकोड, याद रख लेंगे, कोझिकोड ये शामिल हुआ है, ठीक है, वैश्विक नेटवर्क में, ठीक है, समुदायों के वैश्विक नेटवर्क जो होता है वो, ठीक है। सिटीज एंड कम्युनिटीज, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, GNFC इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा घोषित किया गया है जिसमें सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता होगी? बताइए, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता होगी, पहला हरित गांव घोषित कर दिया गया है त्रिपुरा में, तो वो बताना है यो कौन सा है त्रिपुरा का पहला हरित गांव? तो रंगाचेरा। तो रंगाचेरा, देखिए नाम भी अलग है, रंगाचेरा, जब भी भूल जाइएगा तो हरित लिखा गया है, हरित से हरा पढ़ लीजिएगा, तो रंगा, रंग जो होता हरा होता, बस हरी, ठीक है, तो हरा रंगाचेरा। त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा घोषित किया गया है? रंगाचेरा घोषित किया गया है। करे, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक ग्रंथों का पुनर्जीवित किया? तो वो कौन से 2 ग्रंथ हैं? द्रव्य रत्नाकरनिघंटु एवं द्रव्य नामाकरनिघंटु, ये संस्कृत में नाम है, इन्हीं को क्या किया गया है? 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक ग्रंथों को पुनर्जीवित किया है, ठीक है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैव बीन रिवाइव्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेज, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसका दोनों का नाम याद रख लेंगे, हो सकता आ जाए, ठीक है। आप सब शेयर जरूर कर दिया करिए, चाहे PDF शेयर कर दिया करिए, चाहे चैनल शेयर कर दिया करिए, ठीक है, कुछ भी शेयर कर दिया करिए। अब यहाँ पर देखिए, द्रव्य रत्नाकरनिघंटु के लेखक कौन है? तो कह रहे हैं इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो मृदुगल पंडित, तो मृदुगल पंडित इसके लेखक हैं। कौन है? मृदुगल पंडित इसके लेखक हैं, ठीक है। अब देखिए, द्रव्य नामकरनिघंटु किस विद्वान द्वारा रचित किया गया है? तो दोनों का नाम याद रख लेंगे। यहाँ पर जो ये याद रखेगा, ये
द्रव्य रत्नाकर निंघटू, तो निंघटू जिसमें दोनों में निंघटू, द्रव्य नामा जिसमें ये देखिए यहीं पर अलग अलग है दोनों से ये याद रखिए, नामा जहाँ होगा और जहाँ रत्ना होगा, देखिए बीच में नहीं ना, रत्ना यहाँ हो रहा है, यहाँ नामा हो रहा है। जहाँ रत्ना होगा तो रत्ना के रचयिता कौन है, तो रचना के रचयिता है ये जो अब पहला वाला था मुदगल पंडित, तो मुदगल पंडित हो गए, तो याद रख लेंगे ये रत्ना मुदगल पंडित, तो मुदगल पंडित, ठीक है। और नामा के रचयिता कौन है, तो भीष्म वैद्य, ठीक है, तो भीष्म वैद्य, ठीक है, ये याद रखेंगे भीष्म वैद्य, मुदगल पंडित भीष्म, रत्ना और नामा, क्योंकि दोनों वैसे ही वैसे है, नामा से याद रखेंगे और रत्ना से याद रख लेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अप्रैल 2025 तक भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी मापी गई, तो अभी जो तटरेखा की लंबाई है उसमें चेंज हुआ है, तो कह रहे हैं कुल कितनी तटरेखा की लंबाई मापी गई है, तो कितनी मापी गई है, तो 11,000, याद रखेंगे 11,098.1 किलोमीटर मापी गई है। कितना, 11,098.81 किलोमीटर ये मापी गई है। कह रहे हैं कि जो नई जनगणना के अनुसार भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, तो ये भारत है, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। पहले भी था गुजरात का, अब भी है गुजरात का। गुजरात का कितना तटरेखा है, तो 2340.62, याद रखेंगे 2340.62 गुजरात की तटरेखा है, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा तटरेखा है। अब गुजरात से भी ज़्यादा किसका लंबा है आपको पता होना चाहिए, गुजरात से ज़्यादा किसका है, अंडमान और निकोबार की। इसका क्या है, अगर टोटल पूछे कितना है, केंद्र शासित प्रदेश राज्य जी न पूछे, कह दे कितना, कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा तटरेखा है, तो कौन सा आप बताएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना है, लगभग 3083.50 किलोमीटर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा 3083.50 किलोमीटर, ये याद रख लेंगे। करें भारत की लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे लंबी तटरेखा 3083.50, ये भी बताए हैं। करें कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये बताना है। फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। करें भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर का नाम क्या रखा गया है, पहले मनोरंजन ट्रांस मीडिया शहर का नाम क्या रखा गया है, ये बताना है। तो इस शहर का नाम क्या रखा गया है, क्रिएटर लैंड नाम रखा गया है, क्रिएटर लैंड, ठीक। यहाँ पर देखते हैं, कह संसदीय प्रकलन समिति एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष 2025-26 के लिए कौन चुने गए हैं, जो एस्टीमेट कमेटी होती है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, ये बताना है। तो कौन चुने गए हैं एस्टीमेट प्रकलन समिति, तो ये संजय जायसवाल, बीजेपी के हैं संजय जायसवाल, इन्हीं को चुना गया है, तो संजय जायसवाल याद रख लेंगे, ठीक है। और ये क्या चुने गए हैं, ये एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। अध्यक्ष किसके हैं, एस्टीमेट कमेटी के। करें सार्वजनिक उपकरण कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो अभी तो हम किसके बारे में बताएं, संजय जायसवाल के बारे में बताएं, वो एस्टीमेट हैं। और अभी क्या है, सार्वजनिक उपक्रम समिति कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अध्यक्ष कौन से हैं, तो इनका नाम है बैजंता पांडा, ठीक है। तो बैजंता पांडा कहीं है, हाँ टी वाला, बैजंता पांडा इनका नाम है, बैजंता नहीं बैजंत पांडा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया, तो पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है किस नगर निगम ने जारी किया है, ये बताना है। तो किसने जारी किया है, ये जारी किया है गाजियाबाद ने। तो गाजियाबाद जो नगर निगम है इसने जारी किया है। पहला है, तो पहला है तो स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है, गाजियाबाद ने।
करें भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बन गया है। ठीक है, समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है, बिंजिमम। बिंजिमम बंदरगाह याद रखिए कौन सा बंदरगाह है, बिंजिमम बंदरगाह। कहाँ पे है, ये केरला में है। बिंजिमम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखिए तिरुवनंतपुरम केरला में। तो ये याद रखिए तिरुवनंतपुरम बिजयम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। अब ये यहाँ देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कह रहे हैं, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है बताना है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अमरावती आंध्र प्रदेश में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाले ग्लूकोमा सर्जरी की, तो ये बताइए किस अस्पताल ने किया। Which hospital perform minimally invasive glaucoma surgery using a 3D microscope for the first time, तो किसने ये किया है, तो ये किसने किया है, ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने किया है। आर्मी हॉस्पिटल ने ये काम किया है। करें अमेरिका के किस उपराष्ट्रपति ने अप्रैल 2025 में भारत की यात्रा किया, तो अमेरिका के कौन से उपराष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जेम्स डेविस बेंस। ठीक है, तो जेम्स डेविस बेंस जो उपराष्ट्रपति हैं वहाँ अमेरिका के, उन्होंने भारत की यात्रा किया। करें जेम्स डेविड बेंस की पत्नी ऊषा बेंस भारत के किस राज्य से हैं, तो वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, ऊषा बेंस तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऊषा बेंस कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। करें 21 से 24 अप्रैल 2025 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन थे, 21 से 24 अप्रैल के बीच, तो वो यही क्वेश्चन है अभी, कौन है, जेम्स डेविस बेंस। ठीक है, ये इनका नाम याद रख लेंगे। जेम्स डेविस बेंस की पत्नी ऊषा बेंस किस राज्य से संबंधित, अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी से मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो ये बताना है जो भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन रिपोर्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट, किसने जारी किया है, तो ये किसने जारी किया है, ट्राई ने जारी किया है। तो ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने जारी किया है, ये याद रख लेंगे। यहाँ क्या करा, मार्च 2025 के अंत तक भारत में कुल कितने इंटरनेट उपयोगकर्ता कितने हैं, कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता कितने हैं, जो अभी डाटा जारी किया गया है, करें जो मार्च 2025 तक भारत में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता कितना है, टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इन इंडिया, बताइए कितने हैं, तो कितने हैं, 969.10 मिलियन। ठीक है, इतने लोग क्या हैं भारत में इंटरनेट उपभोक्ता हैं। तो इंटरनेट याद रखेंगे जब भी पूछेगा तो 969.10 ये याद रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मार्च 2025 के अंत तक भारत में ब्रॉडबैंड, तो अभी ये वाला पूछा था इंटरनेट वाला, अब ब्रॉडबैंड जो लोग लगवाए हैं कितने लोग हैं, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो ये 944 है, तो 944.12 मिलियन। ठीक है, तो 944 ब्रॉडबैंड वाले हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, मार्च 2025 के अंत तक भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या क्या रही है, कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने हैं, तो कितने हैं दूरसंचार उपभोक्ता, ये 1200.80 मिलियन, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, 1200.80 मिलियन, ये याद रख लेंगे कुल दूरसंचार उपभोक्ता हैं।
भारत का पहला मोदी मोमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? ये मोदी मोमेंटो म्यूजियम ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मोतिहारी बिहार में मोदी मोमेंटो म्यूजियम स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बताइए, करें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला किस जिले में हुआ है? तो ये कहाँ पहलगाम आनंद आतंकी हमला जो है वो कहाँ पर और किस ज़िले में हुआ है? तो याद रख लेंगे, ये अनंतनाग जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो अनंतनाग जम्मू और कश्मीर में ये हुआ है। याद रखिए 22 अप्रैल 2025 को। तो डेट भी याद रख लेंगे कब, 22 अप्रैल 2025 को ये हमला हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला किस जिले में हुआ था? अनंतनाग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करें भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सेंटर कहाँ पर जो स्थापित किया गया है, जिसको बोला जाता है LIHAB। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नहीं देखते हैं, करें इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया स्टील, अब स्टील याद रखेंगे, कैसे भी करके याद रखेंगे। स्टील जो 2025 का छठा संस्करण है ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, ये याद रखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, करें कोयला खनन में पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी अपनाने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपकरण कौन बना है? पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला PSU कौन बना है? तो वो कौन PSU बना है? तो SECL बना, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। याद रख लेंगे कौन बना? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बना है। बी वाला आंसर आपका सही है। क्या है, इसने क्या किया है, जो कोयला खनन होता है उसमें पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी अपनाया है। करें 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। विधि आयोग, तो ये विधि आयोग कौन है? जस्टिस दिनेश महेश्वरी है। ठीक है, तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी को क्या किया गया है? इनको विधि आयोग का 23वां विधि आयोग है, 23 नंबर के हैं, याद रख लेंगे। और ये जस्टिस दिनेश महेश्वरी है, ये इनका याद रखेंगे। करें यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन दो शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को शामिल किया गया है? कौन सी दो शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? आई होप आप बता दिए होंगे। यहाँ पर किसको? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया है। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कई बार हमने पढ़ा, देखिए आप देख रहे होंगे जो हमसे लगातार पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि हर चीज़ें हमने पढ़ा दिया है। लगभग 90% चीज़ें हमने ऑलरेडी घटना चक्र नियंत्रण जो निरंतर आता है उसमें पढ़ा दिया है। वही सब आपका रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता था कि पेपर तक आप घटना चक्र निरंतर पढ़ लीजिए। आपका जो आधा से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। किसका? ये जो दृष्टि आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहे हैं। और हमने हर जितना भी निरंतर निकाला गया घटना चक्र का हर मैगजीन करवाया है आपका। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम उत्तराखंड। संस्कृत आ गया तो वर्ड उत्तराखंड से याद रखिएगा, भगवान की नगरी है उत्तराखंड। अब यहाँ पर देखते हैं, किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण और संग्रह प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? ये किसने किया है?
ये कराड़ शहर, तो कराड़ शहर कहाँ पे है? तो ये जिला सतारा में पड़ता है। तो जिला सतारा में पड़ता है कराड़ शहर, सतारा में। ठीक है, सतारा कहाँ है? तो सतारा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? सैनिटरी और बायोमेडिकल के कचरे के पृथक्करण, ठीक है, 100% संग्रह और प्रसंस्करण के मानक हासिल कर लिए हैं। अब यहाँ क्या करें? उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 21 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई का हब बन गया है? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो जीआई का हब बन गया है? कौन सा क्षेत्र है? तो काशी क्षेत्र। काशी क्षेत्र जो है ये जीआई का हब बन गया है, याद रख लेंगे। ठीक है, काशी क्षेत्र जीआई हब। अब देखिए, बनारस के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ये बताना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बनारस के कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें कौन सा है? एक शहनाई है, शहनाई याद रख लेंगे, शहनाई को आपका जीआई टैग मिला है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे याद रखेंगे तबला, तबला को भी मिला है। शहनाई हो गया, तबला हो गया, ठंडई हो गया। तीसरा क्या होगा? ठंडई, ठंडई नहीं होता, ठंडई। चौथा क्या होता है जिसको जीआई टैग मिला है? तो लाल पेड़ा। जो बनारस से होंगे वो यहाँ के हर चीज़ खा लेंगे, और जो जाएंगे पहली बार वो भी देख लेंगे कि कहाँ ये सब जो जीआई टैग मिला है इनमें क्या खासियत है। खाने पीने के बाद लाल पेड़ा जैसे खा लेंगे। लाल भरवा, लाल भरवा को जीआई टैग मिला, ये बनारस का है, ये सब देख जान लीजिएगा। लाल भरवा मिर्च, ठीक है, लाल भरवा मिर्च, ठीक है, जो ऐसा जो मिर्च नहीं आता है वो जो ऐसे ये ऐसे रहता है, ऐसे मिर्च होता है, ठीक है, ऐसे कोन साइड का बना होता है, कोन साइड, वही जिसका ये अचार उचार बनता है, लाल भरवा मिर्च, ये बनारस का जो है वहीं का है। एक तिरंगी बर्फ़ी है, जब भारत की आज़ादी लड़ रही थी लड़ाई, तो यहाँ एक बर्फ़ी बनाई गई थी, तिरंगी बर्फ़ी, उसी को अब जीआई टैग दे दिया गया है। तिरंगी बर्फ़ी हो गया ये, और कौन हो गया? सातवां भित्ति चित्र हो गया, ठीक है, भित्ति चित्र, तो ये भित्ति चित्र भी हो गया आपका सातवां। आठवां देखते हैं, आठवां कौन सा है? आठवां आपका चिरई गांव करौदा है, ठीक है, चिरई गांव करौदा, चिरई गांव करौदा, करौदा नहीं होता है, करौदा, ठीक है, करौदा ये होता है। इतना तो याद ही रख लेगा। शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च हो गया, तिरंगी बर्फ़ी हो गया, भित्ति चित्र हो गया, चिरई गांव करेदा, तो ये आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। डी वाला याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कौन सा बनारस का उत्पाद है। यहाँ का रहे पंचायत विकास सूचकांक, पीएआई में पहली बेसलाइन रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये किस मंत्रालय ने जारी किया है, ये आपको बताना है। ये किसने जारी? देखिए, पंचायती विकास सूचकांक है तो पंचायती राज मंत्रालय ही जारी करेगा ना, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो किसने जारी किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। कह रहे हैं कि पीएआई रिपोर्ट, कह रहे हैं जो पीएआई रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें किस राज्य में है, ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर जो ग्राम पंचायतें हैं, तो ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपका सबसे ज़्यादा गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो गुजरात में याद रखेंगे कितने हैं? 346 ग्राम पंचायतें जो हैं वो फ्रंट रनर में हैं, ठीक है। तो ये गुजरात में है 346। यहाँ देखते हैं क्या करें, कह रहे हैं गुजरात के बाद किस राज्य की सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें हैं? गुजरात के बाद किस राज्य की सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर पंचायतें हैं? तो गुजरात के बाद किस राज्य की सबसे ज़्यादा? तो वो तेलंगाना राज्य की हैं। तो पहला गुजरात याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये गुजरात हो गया, दूसरा आपका तेलंगाना हो गया। तो ये गुजरात पहले पे और दूसरे पे तेलंगाना, फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है?
जो फ्रंट रनर नहीं है, जो आकांक्षी हैं, वो किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सबसे अधिक ये कहाँ पे? बिहार में, इसके बाद कहाँ पर? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यही 3 जगह। ठीक है, तो सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? पहले बिहार में पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा आकांक्षी में। फ्रंट रनर में गुजरात को याद रखेंगे और तेलंगाना को। यहाँ का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रभाव से भारत में जन्म के समय लिंगा अनुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023 में कितना होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार दीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी जो आपका प्रीवियस ईयर आरओ पेपर हुआ था, जब 13 या 14 में हुआ था, तो वहाँ 13-14 का एक डाटा पूछ लिया गया था, जो कि रिसेंट में रिलीज हुआ था, वही डाटा पूछ लिया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रभाव में से भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में कितना था? 918। लेकिन अब कितना लिंगानुपात हो गया है 2023-24 में? इसका प्रभाव यहाँ बताया जा रहा है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रभाव बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पर कितना हो गया है? 930। तो ये याद रखिए, दिमाग में रख लीजिए। कभी भी ऐसा डाटा आ जाएगा कि भारत सरकार द्वारा भी एक डाटा जारी किया गया है जिसमें लिंगानुपात कितना बताया गया है, तो आप हमेशा दिमाग में ये याद रखिएगा जिसमें लिंगानुपात 930 बताया गया है। 918 का कब था? 2014-15 में था। अब 930 कब हो गया है? 23-24 में 930 हो गया है। इतना याद रख लेंगे। ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है, आशा है आपसे, ठीक है, कि आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, जो रिसेंट के डाटा वहाँ पर पूछे जा रहे थे, मतलब वो आपका 2011 का जो जनगणना है उससे नहीं, जो रिसेंट की डाटा गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था, वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। हमें एक क्वेश्चन हमको पता है कहाँ कहाँ से बन रहा है कुछ। ठीक है, दिमाग में सब प्रीवियस ईयर पहले रहता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2025 में किन 2 यूरोपीय देशों की यात्रा किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2025 में किन 2 यूरोपीय देशों की यात्रा उन्होंने किया है? तो उन्होंने पुर्तगाल की किया है और स्लोवाकिया की किया है। तो बी वाला आंसर सही है, स्लोवाकिया और पुर्तगाल की उन्होंने यात्रा किया है। देखिए, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर, ये याद रख लेंगे, सिटी की ऑफ ऑनर मानद नागरिकता से सम्मानित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये लिस्बन ने किया है। तो लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल में। तो लिस्बन याद रखिएगा, पुर्तगाल में, राजधानी उसकी लिस्बन। तो याद रखेंगे लिस्बन शहर। कह रहे हैं अमेरिका ने अप्रैल 2025 में किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत के को प्रत्यार्पित किया? किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया? अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत कम ही करता है अमेरिका, ठीक है, लेकिन कर दिया है। तो ये किसको कह दिया? तौहीर हुसैन राणा को। तो तौहीर हुसैन राणा को, ये कौन सा आतंकी है? पाकिस्तानी और कनाडाई। ठीक है, ये दोनों ही हमारे खिलाफ ही हमेशा रहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो। कनाडा के लोग सही हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट नहीं सही रहती है। ठीक है, और पाकिस्तान में क्या है, यह ना लोग सही हैं ना गवर्नमेंट सही है। ठीक है, तो अमेरिका ने अप्रैल 2025 में किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया? ये तौहीर हुसैन राणा। कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2025 में किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो 83। तो अभी चुनाव कहाँ पे आने, जहाँ भी चुनाव आने वाले होते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं रखी जाती है। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो सभी गवर्नमेंट क्या करती हैं, चाहे अभी जो आपका योजनाएं ज़्यादा आएंगी वो बिहार के लिए आएंगी, तमिलनाडु के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है। तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु। कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किस नाम से किया है?
वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किस नाम से किया है? तो ये किस नाम से किया है? न्यू पंबन रेल ब्रिज के नाम से, न्यू पंबन रेल ब्रिज के नाम से किया है, याद रख लेंगे। ठीक है, अभी हम रिवीजन भी कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। कह रहे हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FIHI 2025 किस संस्था ने जारी किया है? तो FHI 2025 किसने जारी किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जारी किया है नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2025 जारी किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष 5 राज्य, पहला राज्य याद रख लेंगे यहाँ पर उड़ीसा। तो उड़ीसा पहले स्थान पे आता है। ठीक है, उड़ीसा। दूसरे स्थान पे कौन सा आता है? दूसरे स्थान पे आपका छत्तीसगढ़ आता है, ये याद रख लेंगे। तीसरे स्थान पर गोवा आता है। ठीक है, गोवा तीसरे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पर आपका झारखंड आता है। ठीक है, पाँचवें स्थान पर गुजरात आता है। ये पाँचवें स्थान पे हो गया। तो कौन सा आ गया? उड़ीसा याद रख लेंगे। उड़ीसा के बाद आपका दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ याद रख लेंगे। पहला उड़ीसा, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आप याद रखेंगे गोवा। ठीक है, गोवा। चौथा याद करेंगे झारखंड, पांचवा याद करेंगे आप गुजरात। ये ही 5 याद कर लीजिए कैसे भी करके। देखिए, पहले हम उड़ीसा चलेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा चलेंगे, उसके बगल में चलेंगे, बगल ही कर दीजिए। इसके बाद कहाँ पे? ऊपर एकदम ये गोवा तीसरे पे चलेंगे। 3 अक्षर का गोवा है, देखिए गोवा 3 अक्षर में, GOA। ठीक है, 3 अक्षर में है, तो तीसरे पे ये ला दीजिए, गोवा तीसरे पे है। ठीक है, इसके बाद कौन सा? झारखंड 4 अक्षर का बनता है, झारखंड ऐसे लिखा जाता है ना, झारखंड। ठीक है, झारखंड 4 अक्षर का, 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पे है। इसके बाद आपका गुजरात आ जाएगा, तो झारखंड के बाद गुजरात लास्ट में कर दीजिएगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। उड़ीसा 36 के बाद गोवा और झारखंड जो जो अक्षर पड़ता है, ठीक है, ये इंग्लिश वाला ले लीजिएगा, उसका हिंदी वाला ले लीजिएगा, फिर आपका गुजरात पड़ जाता है। ये मैं इतना इसलिए डिटेल में बताया हूँ तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके, 3-4 पूछता है। अब पेपर टफ बना है तो 3-4 पूछता है, 5 पूछ लेगा कि कौन 5 राज्य हैं शीर्ष, तो ये याद रख लेंगे। FHI 2025 के अनुसार शीर्ष 5 प्रदर्शनकारी राज्य कौन से हैं? तो अभी आप इसमें बता दीजिए। देखिए, मैं अभी जो बताया हूँ इसीलिए अब यहाँ पर आप बता देंगे। पंजाब देखेंगे, हटा ही देंगे। महाराष्ट्र देखेंगे, हटा ही देंगे। यहाँ कर्नाटक देखेंगे, हटा ही देंगे। असम ये हम पढ़ाया ही नहीं है। तो अभी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात, इसी में तो ट्रिक बना रहा था। गोवा में 3 अक्षर है तो तीसरे पर कर दीजिएगा, झारखंड में 4 अक्षर चौथे पे। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम अगर लगाता हूँ किसी क्वेश्चन में तो आपको याद हो जाता है वो। ठीक है, इसीलिए लगाता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बुक को पढ़ाना और इसको पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इस सबको बनाना पड़ता है हर चीज़ों को एक वे में कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्रिएट किया जाए। तो भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा, तो सबसे ज़्यादा धूप कहाँ निकलती है? तो सबसे ज़्यादा धूप राजस्थान में निकलती है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। राजस्थान में देखते हैं रेगिस्तानी, ये धूप ज़्यादा है, तो वहीं जहाँ धूप वहाँ सौर ऊर्जा। अब लद्दाख में थोड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे, तो ये याद रखिएगा राजस्थान। तो राजस्थान कुल 275 स्टेशन पे, याद रखें 275 जो स्टेशन है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो आपको पता होगा बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर कच्चे तेल का भंडार मिला है। ठीक है, इसकी खुदाई कौन करेगा? ONGC करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। जब हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी जो आपका सेशन चल रहा है ये 1 लाइनर का सेशन चल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर 1 लाइनर फॉर्म में ही MCQ के फॉर्म में उसी को बना के बता दिया गया है। ये 2-3 दिन में ये 1 लाइनर फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद आपका थ्योरी वाला जो क्लास है वो चलेगा, वो भी MCQ के फॉर्म में चलेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जा रही है?
लेकिन बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही आपको वीडियो मिले वैसे ही आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किस शहर में डॉल्फिन सफारी स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, भोलेनाथ की नगरी है, यहीं पर क्या किया जा रहा है, डॉल्फिन सफारी स्थापित बनाने की घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। कहना है भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली एआई संचालित, ठीक ठीक है, तो एआई संचालित सौर निर्माण इकाई जो है ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो याद है ये सूरत गुजरात में शुरू की गई। कहाँ पर? सूरत गुजरात में। ये क्वेश्चन बताइए, करें भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज की शुरुआत की? ठीक है, व्हिच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली? तो वो कौन सा स्टेट बना है साइन लैंग्वेज वाला? तो ये साइन लैंग्वेज वाला कौन सा स्टेट बना है? ये पंजाब बना है, याद रखें कौन सा, पंजाब बना है। कह रहे हैं कि भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंडिया फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये बिचौली हब्सी इंदौर में। तो याद है बिचौली हब्सी इंदौर में, यहीं पर स्थापित किया जा रहा ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑन की ऑफ इंडियन ओशियन नागरिक सम्मान किस देश द्वारा दिया गया? तो ये किस देश द्वारा दिया गया ये याद रखेंगे, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया? तो ओशियन में है ना, मॉरिशस आपका ओशियन में ही पड़ता है इधर नीचे, तो ऐसे याद कर लीजिएगा मॉरिशस के द्वारा। तो मालदीव भी तो ओशियन पड़ता है लेकिन ऐसे याद करिएगा मॉरिशस के द्वारा दिया गया है ग्रीन कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार की ऑफ द इंडियन ओशियन। कर भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला बायोपॉलीमर प्लांट ये लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। इसका संचालन कौन करेगा? बलरामपुर शुगर मिल्स करेगा। करें भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो ये बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड स्थापित कर रही है। यही दो चीज़ें याद करना है बस। करें भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट तो ये कहाँ पर स्थापित किया है? ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली, ठीक है। तो ये ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया है वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट। करें स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वावलंबनी कार्यक्रम के MSDE के द्वारा संचालित किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा क्या है यह संचालित किया जा रहा है। करें स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के में महिला उद्यमिता को बढ़ाना। पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता है उसको बढ़ाना है, ये स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य है। कह रहे हैं गुजरात सरकार द्वारा राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा। तो इंग्लैंड मैंग्रोवी गुनेरी स्थल कच्छ, याद रखिएगा इनलैंड जो है, इनलैंड मैंग्रोवी गुनेरी अक्षर कच्छ, इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी अक्षर कच्छ, इसी को गुजरात सरकार द्वारा राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। करें गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो कच्छ का इनलैंड मैंग्रोवी गुनेरी साइट, ठीक है। विश्व का पहला 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? 52 फीट जो महामृत्युंजय यंत्र है कहाँ स्थापित किया गया है? ये तपोवन आश्रम प्रयागराज में, तपोवन आश्रम प्रयागराज में स्थापित किया गया है। भारत के लोकपाल ने किस तिथि को प्रतिवर्ष लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? बताइए किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है?
तो 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, याद रख लेंगे। करें 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? प्रवासी सम्मेलन 2025 कहाँ पर सम्मानित ये हुआ? तो ये दिवस कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में याद रख लेंगे, पहली बार ये हुआ। ठीक है, तो उड़ीसा में फर्स्ट टाइम, तो भुवनेश्वर उड़ीसा। करें 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं। ये त्रिनाद एंड टोबैको, याद रखेंगे, त्रिनाद एंड टोबैको के क्या हैं? ये प्रेसिडेंट हैं। तो त्रिनाद एंड टोबैको के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं। इन्हीं को क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि बने थे। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार भुवनेश्वर में हुआ था, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया। ये देखिए, भारत का पहला वन्यजीव बैंक किस चिड़ियाघर में स्थापित किया गया है? पहला वन्यजीव बैंक किस चिड़ियाघर में स्थापित किया गया है, ये बताना है। कहाँ पर? पद्मया नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, यहीं पर स्थापित किया गया है। पहला वन्यजीव बैंक किस चिड़ियाघर में? पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये अच्छा, FHI किसने जारी किया? FHI तो ये नीति आयोग ने जारी किया। पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे उड़ीसा, दूसरे छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात है। ठीक है, सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हम कहेंगे धूप ज़्यादा राजस्थान में होती है, तो राजस्थान याद कर लीजिए। अब देखिए, 2025 में केंद्र सरकार ने नए रेलवे जोन की को पूर्व व्यापी मंजूरी दी है, बताइए। साउथ कोस्ट रेलवे, याद रखिएगा, दक्षिण कोस्ट रेलवे को मंजूरी दी है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये कौन थे मुख्य अतिथि? पुरबायोट सुबियांतो। ये कौन है पुरबायोट? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, तो याद रख लेंगे, इंडोनेशिया की ये क्या है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, इनके बारे में याद रख लेंगे। अत्यधिक उच्च वेरी हाई और उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में स्थित हैं? ये जारी किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया IIT दिल्ली के जो द्वारा जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो 85% से अधिक कितने जिले हैं, तो ये याद रखिएगा, 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? ये 13 राज्यों में अवस्थित हैं। उसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो उसमें आपका बिहार आ जाता है। बिहार, बाढ़ जहाँ आता है वहाँ सूखा भी देख रहे हैं। ठीक है, बिहार हो गया। असम आता है उसमें, असम याद रख लेंगे, बिहार, असम। झारखंड याद रख लेंगे, झारखंड के बाद उड़ीसा याद रख लेंगे, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र याद रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल याद रख लेंगे, पश्चिम बंगाल के बाद आपका कर्नाटक याद रख लेंगे, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु याद रख लेंगे, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ याद रख लेंगे, छत्तीसगढ़। आपका केरला याद रख लेंगे, केरल के बाद उत्तराखंड याद रख लेंगे, उत्तराखंड के बाद आपका हरियाणा याद रख लेंगे। तो ये देखिए 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये ही 85% से अधिक कितने जिले जो हैं वो कितने राज्यों में स्थित हैं? इन्हीं राज्यों में स्थित हैं 85% से अधिक जिले। ठीक है, करें कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणी में आते हैं? तो कितने जिले हैं? 11 जिले हैं जो बाढ़ और उच्च मतलब सूखा दोनों के लिए अत्यधिक जोखिम वेरी हाई श्रेणी में आते हैं। ये 11 जिले हैं। ठीक है, तो ये याद रखें 11 जिले। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र किस रूप में घोषित किया है? तो ये याद रखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को किस रूप में घोषित किया है?
तो उत्तर प्रदेश ने एक जिला ही बना दिया है, कहें कि ये आपका महाकुंभ उत्तर प्रदेश में एक नया जिला के रूप में, ठीक है, नया जिला, ठीक है, 76 जिले हो गए थे। नए महाकुंभ जिले को किस नाम से जाना गया है? तो नए महाकुंभ जिले को किया महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना गया है। तो कितने? महाकुंभ मेला जनपद के नाम से। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा। कहें महाकुंभ मेला जनपद कितने राजस्व गांव शामिल किए गए हैं? कहें कितने इसमें राजस्व गांव हैं वो है। तो यहाँ पर कितने राजस्व गांव हैं? 67। तो 67 यहाँ पर राजस्व गांव शामिल किया गया था। कहें महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसीलें शामिल थीं? बताइए प्रयागराज की कौन सी तहसीलें शामिल थी? तो वहाँ की तहसीलें सदर शामिल थी, सोरांव शामिल थी, फूलपुर और करछना, ये तहसीलें शामिल थीं। सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना, ये तहसील याद रखेंगे, ये तहसीलें शामिल थीं। कहें प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था जब कुंभ था? कुंभ भूलिएगा मत, कुंभ अभी ज़्यादा एक साल भी नहीं हुआ है, तभी एक साल तक याद ही करते रहिए, इसके क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो क्या है? कुंभ सहायक। कुंभ सहायक मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो लॉन्च किया गया था उस समय जो श्रद्धालु हैं उनकी सहायता के लिए लॉन्च किया गया था कुंभ सहायक, ठीक है, चैटबॉट। राष्ट्रीय समुद्री पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया? समुद्री राज्य कौन सा घोषित, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य किसको घोषित किया गया? तो समुद्री राज्य किसको घोषित किया गया? केरल को। तो केरल जो है आपका सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है, ठीक है, किसको? केरल को। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट इनलैंड फिशेज स्टेट अवार्ड? किसको मिला है? ये तेलंगाना को मिला है, ठीक है। तो मतलब जो आपके अंतर्देशीय मतलब इनलैंड है, जो अंदर जाके मछली पालन करते हैं, वो तेलंगाना है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर तो समुद्री राज्य का दर्जा सबसे अच्छा पुरस्कार किसको? केरल को मिला है। समुद्री जिला कौन सा है? तो सबसे अच्छा समुद्री जिला है कोल्लम। तो कोल्लम याद रखिएगा सबसे अच्छा समुद्री जिला। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? जिला, अब यहाँ देखिए राज्य पूछ रहा था कि सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। अब यहाँ जिला पूछ रहा है, तो जिला कौन सा है यहाँ पर बताना है आपका? उत्तर बस्तर कांकेर है। तो उत्तर बस्तर कांकेर। तो हमने 4 चीज़ें बताया है। अगर आपका राज्य पूछे सबसे अच्छा राज्य कौन सा है समुद्री, तो केरल बताइएगा, ठीक है, केरल। जिला पूछे तो कोल्लम बताइएगा, कोल्लम, ठीक है। इनलैंड मत्स्य पालन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अच्छा कहाँ होता है? तो तेलंगाना में होता है, याद रखेंगे तेलंगाना। जिला पूछ ले तो जिला आपका छत्तीसगढ़ का है, उत्तर बस्तर कांकेर है जो है, ठीक है। ये 4 चीज़ें याद रखें। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में जारी हुए बहुरंगी लोगों को क्या दर्शाया गया है? बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? जो वहाँ पर लोगो बना था पर उसका उसमें क्या जो लोगो था उसमें क्या था, मतलब क्या 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 बताया गया था कि इस लोगो में क्या क्या है? तो उसमें था अमृत कलश, याद रख लिएगा, पौराणिक समुद्र मंथन से अमृत जो कलश निकला था उसी को दर्शाया गया था। समुद्र मंथन से जो अमृत कलश अमृत कलश निकला कहाँ से था? समुद्र मंथन से, वही था, ठीक है। करें महाकुंभ 2025 के लोगों में निम्न में से कौन से प्रतीक शामिल हैं? तो उसमें कौन कौन से प्रतीक शामिल हैं ये बताइएगा आप। तो अक्षयवट वृक्ष शामिल है, एक मंदिर शामिल है, एक दृष्टा शामिल है, आप लोगो देखेंगे उसको पता चल जाएगा, एक कलश शामिल है और भगवान हनुमान का एक तस्वीर शामिल है। तो अक्षयवट, मंदिर, दृष्टा, कलश और भगवान हनुमान का एक तस्वीर शामिल हैं, ठीक है। जो लोग बहुत लोग देख चुके होंगे लेकिन वहाँ का लोगो नहीं ध्यान से देखे होंगे, ठीक है। तो लोगो देख लीजिएगा, पूछ सकता है कभी। AROH अरोहा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये बताइए अरोहा 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया,
ठीक है, क्या है, जो समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये। तो ये आयुर्वेद का ये अरोहा, ये कहाँ पर 17 से 19 को किया, 17 से 19 अक्टूबर को किया गया 2024 को। ठीक है, 17 से 19 अक्टूबर 2024 को किया गया। ये कहाँ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अरोहा 2024 का आयोजन किस संस्था ने किया है, करें किस संस्था ने किया है। तो ये इसका आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया है। तो ये याद रखिएगा, अखिल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIH ने किया है। ए वाला आंसर सही होगा। यहाँ देखें, भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्शाने वाली रिपोर्ट का नाम क्या है। तो बताइए, ये जो रिपोर्ट आई है उसका फ्री टू थिंक रिपोर्ट है। ठीक है, याद रख लेंगे, फ्री टू थिंक 2024 का रिपोर्ट है। क्या फ्री टू थिंक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये स्कॉलर्स एंड रिस्क, ठीक है, स्कॉलर्स एंड एट रिस्क एकाडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। मैं पूरा लिख देता हूँ, स्कॉलर्स एट रिस्क, ठीक है, एट रिस्क, ठीक है, एकाडमिक, ठीक है, एकाडमिक फ्रीडम और मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग ये प्रोजेक्ट, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 से गिरकर 2023 में कितना हो गया है। तो 0.2 हो गया है। तो ये याद रखिए, 0.2। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये किस श्रेणी में भारत को रखा गया है, ये बताना है। तो भारत को पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। तो पूर्णतः कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में रखा गया है। करें, स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गोमाता, जो वाइट गाय नहीं होती, जो वाइट जिस पर आप इससे लिखते थे, तो याद रखेंगे, वो महाराष्ट्र सरकार ने, किस राज्य ने घोषित किया है। तो ये राज्य माता गोमाता का ये दर्जा किसको दिया गया, किसने दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नामकरण को मंजूरी दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को नामकरण को मंजूरी दिया है, ये पुणे हवाई अड्डा है। तो पुणे हवाई अड्डे को पुनर्नामकरण के लिए मंजूरी दिया है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताइए। तो पुणे हवाई अड्डे का नया नाम अब क्या रखा जाएगा, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। ठीक है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम स्थान किस राज्य में को मिला है, खाद्य सूचकांक। ठीक है, तो 6वां स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष किस प्रथम स्थान, तो शीर्ष हम राज्य बता देते हैं यहाँ भी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले स्थान पे है आपका केरल। ठीक है, तो केरल याद रख लेंगे, ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, ये याद रखिए, तमिलनाडु। देखिए, तीसरे स्थान पे कौन सा है, तीसरे स्थान पे जम्मू एंड कश्मीर है, याद रखेंगे। चौथे स्थान पे कौन सा है, गुजरात है। ये याद रख लेंगे, 4 तो जरूर याद रखेंगे, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। पहले पे केरल है, दूसरे पे आपका तमिलनाडु है, याद रखेंगे, तीसरे पे जम्मू कश्मीर है, चौथे पे गुजरात है। ये क्या है, ये 6ठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। क्या है, 6ठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, तो ये करें, प्रथम स्थान किसको मिला है, केरल को मिला है पहला स्थान। दूसरा स्थान किसको मिला है, दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर को हाई नहीं है यहाँ। चौथा स्थान गुजरात को मिला है, याद रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है उसका जो नाम रखा जाएगा वो क्या है, श्री विजयपुरम रख दिया गया है, श्री विजयपुरम।
ठीक है, विजय विजय पोर्ट ब्लेयर विजय विजय कर लिए थे, वहीं से तो विजय हुआ था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का पुराना नाम क्या था? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह, इसकी पुरानी राजधानी का पुराना नाम क्या था? तो इसका पोर्ट ब्लेयर ही नाम था, वही क्वेश्चन। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इनके द्वारा किया गया 7 सितंबर को, 7 सितंबर 2024 को किया गया है, ये याद रख लेंगे। करें उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसी को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2024 में किस डिजिटल नीति को मंजूरी दी है? अगस्त 2024 में कौन सी डिजिटल नीति को मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल नीति, डिजिटल मीडिया नीति 2024, ठीक है। तो इसी में बताया गया था कि इतना सब्सक्राइबर पर इतना लाख रुपए मिलेगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब, ठीक है। तो यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024। अब यहाँ पर देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में चौथे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो हमने कौन कौन से राज्य बताया था? हमने बताया था पहले स्थान पर कौन सा था? केरल बताया था। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य बताया था? तो हमने बताया था तमिलनाडु, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर बताया था। तीसरे स्थान पर हमने कौन सा राज्य बताया था? तो तीसरे स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर बताया था, जम्मू एंड कश्मीर बताया था, ये याद रख लेंगे। चौथे स्थान पर हमने कौन सा बताया था? तो चौथे स्थान पर आपका गुजरात बताया था, ठीक। तो ये चौथे स्थान पर गुजरात। तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा चौथे स्थान पर कौन सा? गुजरात हो जाएगा बस। तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद कर लीजिए कैसे भी करके, ठीक है। तो याद रखें ये। करें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तीसरे स्थान पे कौन से हैं, कौन सा शहर है? तो पहले स्थान पे कौन सा था? तो केरल था, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन सा? तमिलनाडु था। तीसरे स्थान पे कौन सा था? केरल, तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और चौथे स्थान पे कौन सा था? तो गुजरात था चौथे स्थान पे, ठीक है। तो गुजरात, अब क्या तीसरा पूछा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सी वाला। क्या उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा, ठीक है। ये सीतापुर से हैं, तीनों को नियुक्त किया गया है, राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन ये राजगीर नालंदा में किया गया है, राजगीर नालंदा में किया गया है, ये याद रखेंगे। कहाँ पर? राजगीर नालंदा में। कारण लद्दाख में केंद्र सरकार द्वारा कितने नए जिले के गठन की घोषणा की गई है? लद्दाख में केंद्र सरकार द्वारा कितने नए जिले के गठन की घोषणा की गई है? तो ये 5 नए जिले हैं, उनके गठन की घोषणा की है। कितने? 5 नए जिले। अब लद्दाख में घोषित नए जिले कौन से शामिल नहीं है? कौन कौन सा जिला है पहले मैं बता देता हूँ। 5 जिले, जास्कर है, ठीक है, जास्कर। दूसरे कौन है? द्रास है, दूसरा द्रास याद रख लेंगे। तीसरा कौन सा याद रख लेंगे? द्रास के बाद शाम याद रख लेंगे। चौथा कौन सा याद रख लेंगे? नुब्रा याद रख लेंगे, नुब्रा। पांचवा कौन सा याद रख लेंगे? पांचवा चांगथांग, तो चांग थांग, ये याद रख लेंगे। तो जास्कर, द्रास, शाम, ठीक है, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। तो आपका पेंगोंग नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को कब मंजूरी दी गई है? तो ये किस योजना को मंजूरी दी गई है भाई? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी गई है। कब मंजूरी दी गई है? 9 अगस्त 2024 को। तो याद रखेंगे 9 अगस्त 2024 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
जून 2015 में। तो जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। करें आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये कौन सा बना है, ये नागालैंड बना है। ठीक है, तो नागालैंड बना है। करें देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए शुरू की गई 4 ऐप्स कौन शामिल नहीं है। पहले जो चारों ऐप्स है आपराधिक कानूनों के लिए, वो कौन कौन से हैं वो याद रख लेंगे। पहला नाम क्या है, इसका पहला नाम है ई साक्ष्य। ठीक है, पहला ऐप का नाम है ई साक्ष्य। फिर न्याय, ठीक है, साक्ष्य रहेगा तभी तो न्याय मिलेगा, न्याय सेतु। तीसरा कौन सा है, तो याद रखिएगा न्याय श्रुति, तो न्याय श्रुति। चौथा कौन सा है, ई समन, ई समन। यही चारों ऐप याद रख लेंगे। विच इज नॉट फॉर द 4 ऐप्स लॉन्च द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ। तो शुरू किया गया है 4 ऐप्स, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति दोनों है। सेतु भी याद रख लेंगे, श्रुति भी याद रख लेंगे, और ई समन याद रख लेंगे। तो ऊपर नीचे ई कर दीजिएगा, दोनों बीच में न्याय कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो कौन सा नहीं है, न्याय ज्योति आपका नहीं है। ये न्याय ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय श्रुति और ई समन है। यहाँ ई समन होना चाहिए। ठीक है, ई समन। करें गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितना है, 519 किलोमीटर है। कितना है, 519 किलोमीटर है, याद रख लेंगे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस किन राज्यों से होकर गुजरेगा। तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा, ये है। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। गोरखपुर तो यूपी रहेगा ही, बिहार बगल में है तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, और पश्चिम बंगाल रहेगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल याद रखिए, यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा, याद रखिएगा। कौन सा, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस पे किन राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। अब देखिए, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो भूतापीय जहाँ ताप ये इसका वो होगा, रिसोर्स होगा, पूगा घाटी। पूगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में है, तो यहीं पर पूगा घाटी में। करें इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन इस एटलस में वायनाड केरल को कौन सा स्थान दिया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ वायनाड केरला इन इंडियन लैंडस्लाइड एटलस प्रिपेयर्ड बाय इसरो इन 2023। मतलब जो आपका लैंडस्लाइड हुआ था कहाँ पर, ये आपका ये केरला में, वायनाड में, उसको रैंक कौन दिया गया है। तो 13वां रैंक दिया गया है। अब अच्छा ये बताएंगे पहला रैंक किसे दिया गया है, कि मतलब सबसे ज़्यादा भयानक तरीके से लैंडस्लाइड कहाँ हुआ। तो ये रुद्रप्रयाग को पहला स्थान दिया गया है, याद रखेंगे। रुद्रप्रयाग को पहला स्थान दिया गया है, वायनाड को 13वां रैंक दिया गया है। करें राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम क्या रखा गया है। तो दोनों का नाम बदल दिया गया है। तो पहले का नाम क्या रखा गया है, पहले का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। ठीक है, तो ये किसका नाम गणतंत्र मंडप है, ये दरबार हाल का। तो दरबार हाल क्या हो जाएगा, गणतंत्र मंडप हो जाएगा। अशोक हाल का क्या नाम हो जाएगा, तो अशोक हाल का अशोक मंडल हो जाएगा, अशोक मंडप। ठीक है, तो अशोक मंडप और गणतंत्र मंडप। भारत के 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। 500 सामुदायिक रेडियो का स्टेशन का शुभारंभ आइजॉल में किया गया, आइजॉल मिजोरम में, यहीं पर किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखें कहाँ पर, आइजॉल मिजोरम में। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, आइजॉल मिजोरम में। ठीक है, ये याद रखेंगे। 157 नंबर का क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन आपका किस में था, इतना ही क्वेश्चन आपका
राष्ट्रीय सेक्शन है उसमें था। ठीक है, कल अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन करवा देंगे और हम बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में ये पूरा आपका ये ख़त्म हो जाएगा। जो आपका वन लाइनर है, मैं कहता हूँ पहले वन लाइनर पढ़ लीजिए। वन लाइनर जब पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा हर चीज़ें, तब जब आप मेन वाला पार्ट पढ़ेंगे, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जल्दी याद होगा, क्योंकि उसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते रहेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप मेन पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेगा, मतलब याद तो होगा लेकिन बहुत लेट में याद होगा, क्योंकि उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। यहाँ पर उस चीज़ के बारे में कुछ तो जान गए हैं, वहाँ पर याद करने में आसानी होगी। तो इस पीडीएफ को आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड, सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और 20 तारीख के पहले पहले मैं सभी पीडीएफ दे दूँगा। किस प्रकार का पीडीएफ? एमसीक्यू के फॉर्म में जितना भी पीडीएफ होगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। पैसे के नाम पर सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।